बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 5 सितंबर है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। आज की वीडियो में कुछ अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। अदालत की जानिब से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी का हुक्म जारी किया गया है, तो दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की करप्शन के मुकदमे का फ़ैसला करने से माजूरी का इजहार कर दिया है। दूसरी खबर में सिंथिया डेरिचे की जानिब से रियासती इदारों को चैलेंज किया गया है। इन दोनों खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मशरूत तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है, इस खबर पर हम बात करेंगे। जो नया तरमीमी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वफाकी काबीना की जानिब से जो मंजूर किया गया है, उसके तहत आइन के आर्टिकल 63(1)(c) में तरमीम की जाएगी और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क में आकर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें अपना दोहरी शहरियत छोड़ना होगी। हल्फ उठाने से पहले अगर वो MNA मुंतखब होते हैं, अगर वो MP मुंतखब होते हैं, तो इस सूरत में अगर वो अमेरिकन नेशनल हैं, अगर वो ब्रिटिश नेशनल हैं या किसी भी मुल्क की दोहरी शहरियत उनके पास है, तो उन्हें ये नेशनैलिटी तर्क करके अपना हल्फ जो है वो उठाना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सालाना अरबों डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ को भी सबसे ज़्यादा अगर फंडिंग की जाती है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से की जाती है। अगर हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की हुकूमत की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त देना ही थी, तो फिर यह शर्त क्यों रखी गई? बरतानिया में भी पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अमेरिका में भी वहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। उन दोनों ममालिक की जानिब से किसी भी पाकिस्तानी को, अगर वो पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी रखता है, तो किसी किस्म की उन पर कदगन नहीं लगाई जाती कि आप पहले पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ें, फिर आप बरतानिया में या अमेरिका में इलेक्शन लड़ सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ये किया जाता है, जो एक खदशे का इजहार किया जाता है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई तो इस सूरत में इस बात का ख़तरा है कि जो हसास मालूमात हैं, अहम मीटिंग में वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठेंगे, वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने आएंगे तो पाकिस्तान के जो राज हैं वो लीक हो सकते हैं, दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। ये काफ़ी अरसे से ये एतराज़ उठाया जाता है, इस खदशे का इजहार किया जाता है। इन सवाल करने वालों से ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि अगर कोई दुश्मन मुल्क, वैसे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, भारत से बढ़कर कोई भी नहीं है, अगर बरतानिया, अमेरिका या इसराइल की एजेंसी मोसाद की जानिब से किसी ऐसे पाकिस्तानी को लॉन्च किया जाता है और वो इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान आ जाता है, अपनी दोहरी शहरियत भी छोड़ देता है और दोहरी शहरियत छोड़ने के बाद वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो पार्लियामेंट का रुकन बनने के बाद, वज़ीर बनने के बाद, सूबाई वज़ीर बनने के बाद जिस एजेंसी की जानिब से भी उसे लॉन्च किया गया था, वो पाकिस्तान के राज जो है वो लीक नहीं करेगा। इससे हटकर भी अगर बात की जाए तो जो पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियां हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान से भी बहुत से ऐसे गद्दार मिल जाते हैं जिससे उनका मकसद पूरा हो जाता है। आपके सामने है, फ़ौजी अदालतों में ऐसे बहुत सारे केसेस सुने गए कि जो दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, लेकिन वो पर्पस जो है वो दुश्मन का सर्व कर रहे थे। तो ये जो लॉजिक पेश की जाती है ये काबिल कबूल नहीं है। इससे हटकर भी अगर आप देखें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन आप उन्हें गैर मुंतखब तौर पर अपनी वफाकी काबीना का हिस्सा बना सकते हैं। जुल्फ़िम बुखारी की मिसाल आपके सामने है, वफाकी काबीना में भी वो बैठते हैं, ओवरसीज़ की जो वजारत है उसे भी वो चला रहे हैं। तो अगर शक व शुबे का इजहार ही करना है तो पूरी मजमूई तौर पर होना चाहिए। अगर कोई इलेक्शन जीत कर नहीं आ सकता तो फिर आप अनइलेक्टेड लोगों को भी काबीना में बिठाने का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि एतराज़ तो यही किया जाता है कि पाकिस्तान के जो अहम राज हैं, जो हसास मालूमात हैं वो लीक हो सकती हैं। तो क्या जो इस तरह के अनइलेक्टेड लोग होते हैं जिन्हें वफाकी काबीना में बिठा लिया जाता है, तो इस तरह से पाकिस्तान के जो राज हैं वो दुश्मन तक नहीं पहुंच सकते? मैं किसी भी पाकिस्तानी की जो पाकिस्तान के साथ, मुल्क के साथ वफादारी है उस पर शक का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन इस एतराज़ को मैं ज़रूर काउंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क के साथ वफादारी पर शक किया जाता है। इससे पहले अगर आप माजी में निगाह दौड़ाएँ तो 1993 में जब इंतखाबात होने वाले थे तो बाहर से एक वज़ीर आज़म को इम्पोर्ट किया गया था, उन्हें निगरान वज़ीर आज़म लगाया गया था। मोइन कुरैशी उनका नाम था, वो भी डुअल नेशनल थे, लेकिन किसी जगह पर उनकी डुअल नेशनलिटी को क्वेश्चन नहीं किया गया, लेकिन 3 माह तक वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और उसके बाद वो जब इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान से वापस चले गए। इसी तरह से साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शौकत अज़ीज़ को लाया गया था, वो भी डुअल नेशनल थे, लेकिन उनकी डुअल नेशनलिटी पर किसी किस्म का एतराज़ इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि उन्होंने जो अपने नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि मेरी कोई डुअल नेशनैलिटी नहीं है। लेकिन 1999 से लेकर 2007
15 नवंबर 2007 तक वो पाकिस्तान में बतौर वज़ीर ख़ज़ाना भी, बतौर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे और खिदमात सर अंजाम देने के बाद वो पाकिस्तान से चले गए और आज तक उन्होंने पाकिस्तान का रुख नहीं किया। तो अगर एतराज़ उठाना है तो फिर मजमूई तौर पर होना चाहिए, लेकिन अगर इजाज़त देनी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की तो इस किस्म की कदगन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी नेशनैलिटी छोड़ें, फिर वो MPA का हलफ उठाएँ, फिर वो MNA का हलफ उठाएँ। तो इस तरह से ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो हमारे मुल्क के साथ, अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, सालाना बुनियादों पर अरबों रुपए का ज़र मुबादला भी भिजवाते हैं, तो कम अज़ कम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से इस किस्म का फ़ैसला सामने नहीं आना चाहिए था, इस किस्म की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए थी। अभी तो ये सिर्फ वफाकी हुकूमत की सतह तक इस बिल की मंजूरी दी गई है, कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त के लिए बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है। और सूरत हाल ये है कि इमरान खान को FATF का बिल पार्लियामेंट से पास कराने में मुश्किलात का सामना है। कौमी असम्बली से FATF का बिल मंजूर करा लिया गया, लेकिन सेनेट में अपोजिशन ने FATF के बिल को मुस्तरद कर दिया। तो अभी वैसे कोई हतमी तौर पर तो कोई डिसीजन आप नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं जो इजाज़त देने की वफाकी हुकूमत की जानिब से बात की गई है, जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, मशीर पार्लिमानी अमूर हैं बाबर वान, जो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिया, तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अपने वादे पर दोबारा गौर करना चाहिए और इस किस्म की कदगन जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क के साथ वफादारी पर नहीं लगानी चाहिए कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो उन्हें अपनी दोहरी शहरियत जो है वो छोड़ना होगी। इस पर मज़ीद भी बहस करने की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे यहाँ से इजाज़त लेकर जो हमारे दूसरे मौज़ूआत हैं उन पर बात करूँगा। प्लॉट अलाटमेंट केस की एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत हुई और उसमें पुलिस की जानिब से ये रिपोर्ट पेश की गई कि अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के जो काबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए थे उनकी अमलदारी के लिए हम जाती उम्रा भी गए थे। नवाज शरीफ की जो लाहौर में रहाइश गाह है मॉडल टाउन पर, वहाँ पर भी गए थे, लेकिन हमें यह बताया गया कि नवाज शरीफ पिछले कुछ 6 माह से लंदन में मुकीम हैं, तो अदालत के वारंट की अमलदारी जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। इस रिपोर्ट के बाद एहतसाब अदालत लाहौर की जानिब से प्लॉट अलाटमेंट केस में नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट जो है वो जारी किए गए हैं, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अदालत का जो नाकाबिल ज़मानत वारंट का जो वारंट है उसकी तामील कराई जाए, वजारत ख़ारजा के ज़रिए नवाज शरीफ तक ये वारंट जो है भिजवाया जाए। तो इस तरह से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म जो है वह एहतसाब अदालत लाहौर ने दिया है, लेकिन इस पर अमलदारी कैसी होगी वो आपके सामने है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि जब तक वो सेहतमंद नहीं हो जाते, डॉक्टर उन्हें एडवाइस नहीं करते, वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। इसी तरह से एहतसाब अदालत लाहौर को आशियाना स्कैंडल में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अप्रैल 2020 में आशियाना स्कैंडल करप्शन केस का 3 माह में फ़ैसला करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन आज अप्रैल से लेके आज सितंबर आ चुका है, तो एहतसाब अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट को एक मरासला लिखा गया है, ख़त लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 3 माह में आशियाना स्कैंडल करप्शन केस का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। अब तक सिर्फ जो है वो 5 गवाहों के बयानात जो है वो कलम बंद रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, तो हमें इस केस को निपटाने के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए, 1 साल की मोहलत दी जाए। ये ख़त लिखा गया है एहतसाब अदालत की जानिब से। पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम किस तरह से चलता है वो आपके सामने है। एक ऐसे शख्स को, ऐसे रुकने पार्लियामेंट को जिसने सड़क के ऊपर, जिसकी वीडियो मौजूद है कि एक पुलिस एहलकार को पुलिस के अपनी गाड़ी के नीचे जो है वो रौंद दिया, वो बेचारा जाम बहक हो गया, लेकिन अदालत की जानिब से उन्हें रिहा कर दिया गया। ये भी आपके सामने है। मेरा अपना एक मुकदमा पर्सनली मैंने एक बैंक के ख़िलाफ़ इजेक्टमेंट का केस कर रखा है, आज 4 साल हो चुके हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अदालत ने देखना है कि आया कि ये डिफ़ॉल्ट का केस है, बैंक की जानिब से किराया जो है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, नहीं किया गया। 9 माह तक मुतलका बैंक की जानिब से जो रेंट था इमारत का मेरे अकाउंट में जो ट्रांसफ़र नहीं किया गया, लेकिन फ़ैसला जो है वो इस मामले का आज तक नहीं हो सका, जबकि अदालत ने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स देकर इस सारे मुकदमे का फ़ैसला करना है कि अब बैंक का डिफ़ॉल्ट बनता है या नहीं। क्योंकि कानून के मुताबिक अगर इस तरह के रेंटल एग्रीमेंट में जो किराए पे ज़मीन लेता है, जगह लेता है, साइट लेता है, वो अगर रेंट अदा नहीं करता, 1 माह का रेंट नहीं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता, तो डिफ़ॉल्ट का मुकदमा बन जाता है और जो लैंडलॉर्ड होता है उसकी जानिब से एजेक्टमेंट का मुकदमा दावा जो है वो दायर किया जा सकता है। तो 2017 से ये सूट मैंने फ़ाइल किया हुआ है और आज तक इस मुकदमे का कोई मंतकी अंजाम जो है वो नहीं हो सका। अब हम बात कर लेते हैं सिंथिया डिरिची के हवाले से। सिंथिया डिरिची की वीज़ा में तौसीक़ की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला की जानिब से मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन अब सिंथिया डिरिची ने अपने वकील इमरान फ़रोज़ की विसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ारत दाखिला का फ़ैसला, जिसमें उन्हें
ویزے میں توسیع نہیں دی گئی، ان کے ویزا کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس فیصلے کو وزارت داخلہ کے چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سنتھیا ڈیریچی کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ میری ویزے کی درخواست، ایکسٹینشن کی درخواست مجھے سنے بغیر جو ہے وہ وزارت داخلہ کی جانب سے مسترد کر دی گئی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے وزارت داخلہ کو بلانا چاہیے تھا، میرا موقف سننا چاہیے تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میرا جو سپانسر تھا وہ بھی تبدیل ہوا ہے، تو ایک نئی درخواست بھی وزارت داخلہ کو ویزا میں توسیع کے حوالے سے دی گئی تھی، اس درخواست پر بھی وزارت داخلہ کی جانب سے غور نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا سنتھیا ڈیریچی کی جانب سے کہ میرے بہت سارے مقدمات جو ہے وہ پاکستان کی عدالتوں میں زیر التواء ہیں، جس کی انہوں نے پیروی کرنی ہے، تو اگر مجھے میرے ویزے میں توسیع نہیں دی جاتی تو ایک اچھا تاثر نہیں جائے گا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے۔ اور استدعا کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ میرے ویزے میں توسیع دی جائے، اور وزارت داخلہ کا ویزا میں توسیع نہ دینے کا، اور 15 روز میں مجھے جو ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ملک چھوڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری خبریں، فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔